Hello everyone, welcome to my channel. I hope you guys are well and I hope you guys are learning well. आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो कि है पृथ्वी की गतियाँ या मूवमेंट्स ऑफ अर्थ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जितना इम्पॉर्टेंट है उतना आसान भी है। बड़ी ही जल्दी आपको समझ आ जाएगा, बहुत ही आसानी से आपको समझ आ जाएगा क्योंकि मैं इमेजेस के थ्रू आपको हर एक चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। ओके, लेट्स बिगिन। आज हम जिन पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है कि पृथ्वी कितने प्रकार की गतियाँ करती है, परिक्रमण और परिभ्रमण क्या है, शरद विषुव वसंत विषुव क्या है, सौर वर्ष किसे कहते हैं, उपसौर अपसौर क्या है। इन सारे पॉइंट्स के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आते हैं हमारे टॉपिक पे। लेट्स बिगिन। पृथ्वी जो है, हमारी अर्थ जो है, वो दो प्रकार की गतियाँ करती है। एक को हम कहते हैं परिक्रमण और दूसरे को हम कहते हैं परिभ्रमण। अब वन बाय वन हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये परिक्रमण और परिभ्रमण आखिर है क्या। ओके, चलिए अब बात करते हैं परिभ्रमण के बारे में कि परिभ्रमण क्या है। तो पृथ्वी जब अपने ही अक्ष पर घूमती है तो उसे हम कहते हैं परिभ्रमण। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि पृथ्वी जो है इस तरीके से पश्चिम से लेके पूर्व की तरफ क्या करती है, घूमती है, चक्कर लगाती है। तो जब पृथ्वी घूमती है तो जो दिन और रात किस तरीके से होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये परिभ्रमण के कारण दिन और रात होते हैं कि जब पृथ्वी घूमती है तो एक हिस्सा पृथ्वी का सूरज के सामने रहता है और एक हिस्सा उसके विपरीत रहता है। तो जो हिस्सा सूरज के सामने रहता है पृथ्वी का, वहाँ तो रहता है दिन और पीछे वाले हिस्से पे रहती है रात। और जैसे ही ये घूमती है, चक्कर लगाती है, तो पीछे वाला हिस्सा फिर आगे आ जाता है, तो यहाँ हो जाता है दिन और पीछे वाले हिस्से में हो जाती है रात। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने से या परिभ्रमण करने से, घूर्णन करने से दिन और रात होता है। तो ये है परिभ्रमण, पृथ्वी का अपने अक्ष पर चक्कर लगाना या घूमना। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं परिक्रमण के बारे में। परिक्रमण क्या है? सूरज के चारों तरफ पृथ्वी का चक्कर लगाना, उसको हम कहते हैं परिक्रमण। परिक्रमण में पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, जब पृथ्वी की स्थिति इस तरीके से होती है तब सूरज की सीधी किरणें जो पड़ती है वो पड़ती है कर्क रेखा पर। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। बीच में जो रहती है 0 डिग्री वो रहती है भूमध्य रेखा या इक्वेटर, उसके ऊपर जो 23.5 डिग्री रहती है वो रहती है कर्क रेखा और नीचे 23.5 डिग्री रहती है मकर रेखा। ठीक है, तो जब पृथ्वी की स्थिति इस तरीके से होती है तब सूरज की सीधी किरणें जो पड़ती है वो पड़ती है कर्क रेखा पर। अब ये तिरछी मैंने इसलिए बनाई है कि क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी झुकी हुई है, ये इस बॉल में आप अपने समझ सकते हैं कि पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर इस तरीके से झुकी हुई है और इसके झुकने से ही सूरज की जो सीधी किरणें पड़ती है वो कहाँ पड़ती है? वो पड़ती है कर्क रेखा पर यहाँ पे। तो जब सूरज की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है तब उत्तरी गोलार्ध में हो जाती है गर्मी। मौसम परिवर्तन किस प्रकार होता है अब हम देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में हो जाती है गर्मी, क्यों? क्योंकि सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में हम आ रहे हैं। दक्षिणी गोलार्ध में, जो इक्वेटर के नीचे वाला गोलार्ध है, वहाँ हो जाती है ठंड, क्योंकि सूरज की तिरछी किरणें पड़ रही है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, इसलिए वहाँ ठंड का मौसम हो जाता है। सूरज की सीधी किरणें कर्क रेखा पर 21 जून को पड़ती है और इसको हम कहते हैं, इस घटना को हम कहते हैं ग्रीष्मायनंत। क्या कहते हैं? ग्रीष्मायनंत। बिल्कुल इसके अपोजिट अगर मैं बात करूँ तो 22 दिसंबर को सूरज की जो सीधी किरणें होती है वो पड़ती है मकर रेखा पर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर 22 दिसंबर को पड़ती है और इस घटना को हम कहते हैं शीत आयनांत। तो जब ये पड़ती है तब दक्षिणी गोलार्ध में हो जाती है गर्मी सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, उत्तरी गोलार्ध में हो जाती है सर्दी। जैसा कि हम जानते हैं कि दिसंबर में हमारे यहाँ ठंड का मौसम होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है। अगर भारत दक्षिणी गोलार्ध में होता तो दिसंबर में हमारे यहाँ क्या होती? हमारे यहाँ होती गर्मी, ना कि सर्दी। हम गर्मी का मज़ा ले रहे होते हैं। ठीक है, तो जब सूरज की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती है तो उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है। और ये कब पड़ती है? 22 दिसंबर को
चलिए अब बात करते हैं कि वसंत विषुव और शरद विषुव क्या है। जब सूरज की सीधी किरणें इक्वेटर पर या भूमध्य रेखा पर पड़ती है, 2 बार पड़ती है ये साल में, एक बार पड़ती 30 सितंबर को और एक बार पड़ती 21 मार्च को, तब दोनों ही गोलार्धों में दिन और रात बराबर रहते हैं, यानी दिन और रात की अवधि बराबर रहती है। 12 घंटे का दिन रहता है और 12 ही घंटे की रात रहती है। विषुव का अर्थ क्या है? विषुव का मतलब ही ये होता है दिन और रात बराबर रहना। तो जब सूरज की सीधी किरणें पड़ती है इक्वेटर पर, तब दिन और रात बराबर रहता है। ठीक है, अब हम सीक्वेंस से ये चीज़ देखते हैं, सीक्वेंस से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि पृथ्वी है यहाँ पे, सूरज की सीधे किरणें पड़ रही है किस पे? कर्क रेखा पर। तब उत्तरी गोलार्ध में हो रही है गर्मी, दक्षिणी गोलार्ध में हो रही है सर्दी। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे होंगे जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे होंगे। पृथ्वी फिर यहाँ से घूम के जाएगी यहाँ पे, और जब घूमकर जाएगी तब सूरज की सीधी किरणें कहाँ पड़ेगी? भूमध्य रेखा पे या इक्वेटर पर। उसको हम बोलेंगे शरद विषुव। 23 सितंबर को सूरज की सीधी किरणें जो है वो इक्वेटर पर पड़ेगी, जिसको हम बोलेंगे शरद विषुव। तब दिन और रात की अवधि क्या रहेगी? दोनों गोलार्धों में बराबर रहेगी। ठीक है, फिर पृथ्वी यहाँ से घूम के जाएगी यहाँ, और जब यहाँ घूम के जाएगी तो सूरज की सीधे किरणें पड़ेगी मकर रेखा पर। जब मकर रेखा पर पड़ेगी तो दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगी गर्मी और उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगी सर्दी। ठीक है, फिर पृथ्वी यहाँ से घूम के जाएगी यहाँ जब घूम के जाएगी तो वापस से इक्वेटर पे या भूमध्य रेखा पर सूरज की किरणें पड़ेगी। फिर वापस से पृथ्वी अपनी स्थिति पर आ जाएगी, यानी कि अपनी पोजीशन पर वापस से आ जाएगी। तो इस तरीके से पूरा राउंड पृथ्वी या अर्थ सूरज के अराउंड लगाएगी या सूरज के आसपास ये पूरा चक्कर लगाएगी पूरे एक साल में, पूरे 365 दिन और 6 घंटे में ये पूरा पृथ्वी चक्कर लगाएगी। अब ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी इक्वेटर पर सूरज की किरणें पड़ेगी तब दोनों ही गोलार्धों में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात रहेगी। अब ये किस तरीके से होगा? जब सूरज की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ेगी तब दिन और रात की अवधि समान किस तरीके से होगी, ये हम इस बॉल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, ये तीनों रेखाएं हैं, ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, और ये थ्रेड मैंने इसलिए लगाया है ताकि ये आपको ये नाप सके दिन और रात की लंबाई को मेजर कर सके ये। ओके, इस तरीके से आप मान लीजिए कि सूरज की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर पड़ती है, और जब सूरज की किरणें पृथ्वी पर पड़ी तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रोशनी जो है वो बराबरी से आधी पृथ्वी पर फैली हुई है और बराबरी से आधी पृथ्वी पर अंधेरा है। तो इसी तरीके से दिन भी 12 घंटे का होगा और रात भी 12 घंटे की होगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सौर वर्ष के बारे में कि सौर वर्ष क्या है। तो जैसा कि हमने समझा कि 21 मार्च को सूरज जो होता है वो 0 डिग्री पर होता है, यानी कि हमारी इक्वेटर पर होता है। फिर धीरे धीरे सूरज जो है वो ऊपर जाता है और ऊपर जाते जाते ये 21 जून को पहुंच जाता है कर्क रेखा पर, 23 डिग्री पर कर्क रेखा पर, और तब होता है ग्रीष्मायनांत। फिर वापस से सूरज जो है वो नीचे आता है, यानी कि दक्षिणायन होता है, और वापस से पहुंच जाता है इक्वेटर पर, यानी कि भूमध्य रेखा पर, जिसको हम बोलते हैं शरद विषुव। फिर और नीचे सूरज जाता है और पहुंच जाता है मकर रेखा पर 22 दिसंबर को, जिसको हम बोलते हैं शीतायनांत, जब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है और उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है? सर्दी होती है। फिर वापस से सूरज ऊपर जाता है, उत्तरायण होता है और पहुंच जाता है वापस से कहाँ पर? अपनी पुरानी स्थिति पर वापस से पहुंच जाता है ये इक्वेटर पर या भूमध्य रेखा पर। तो 21 मार्च वापस आ जाता है, यानी कि वसंत विषुव वापस आ जाता है। तो ये पूरे साल में सूरज का ऊपर जाना, सूरज का नीचे आना, ये पूरा चक्कर लगाना 21 मार्च से 21 मार्च तक, ये पूरे साल, ये पूरा जो साल है वो कहलाता है सौर वर्ष। इसको हम कहते हैं सौर वर्ष। सूरज का ऊपर जाना और नीचे जाने से मेरा मतलब है सूरज की किरणों का इन तीनों रेखाओं पर पड़ना, जैसा कि हमने समझा अभी। ओके, चलिए अब जानते हैं उपसौर और अपसौर क्या है। जैसा कि हमने जाना कि पृथ्वी चारों तरफ सूरज के चक्कर लगाती है, और जब वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो कभी तो सूरज के नज़दीक आ जाती है और कभी उससे बहुत दूर चली जाती है। इस स्थिति को हम उपसौर और अपसौर कहते हैं।
जब पृथ्वी सूरज से दूर चली जाती है उसे हम अपसौर कहते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, अधिकतम दूरी पृथ्वी और सूरज के बीच जब होती है उसे हम अपसौर कहते हैं। ये घटना होती है 4 जुलाई को। और ये अधिकतम दूरी कितनी होती है? 15.2 करोड़ किलोमीटर। एक घटना ये होती है, और एक घटना होती है कि जब पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाते समय उसके बहुत ही करीब आ जाती है। उस घटना को हम क्या कहते हैं? उसको हमने नाम दिया है उपसौर। तब दूरी कितनी होती है पृथ्वी और सूरज के मध्य? तब दूरी होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर। और ये स्थिति कब होती है? ये स्थिति बनती है 3 जनवरी को। तो 3 जनवरी को होता है उपसौर, जब सूरज के सबसे नज़दीक होती है पृथ्वी, और 4 जुलाई को होता है अपसौर, जब सूरज से सबसे दूर होती है पृथ्वी। तो ये है उपसौर और अपसौर। इस प्रकार से हमने जाना वसंत विषुव, शरद विषुव के बारे में, पृथ्वी की गतियों के बारे में, अर्थ के मूवमेंट्स के बारे में। आई होप कि आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।